नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So now come to the rule 8. Now what it says, please see the slide. This is what? Rule 8. It says procedure if application admitted. It means what shall be the procedure if your application, which application? Application to sue as indigent, that application has been admitted, तब उसका प्रोसीजर क्या होगा, रूल 8 में बताया गया है। अब इसको समझने के लिए एक सेकेंड आप फिर थोड़ा रिवाइंड कीजिए और आप ये देखिए, इस स्लाइड को देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। आपको रूल 7(3) की इस रूल 7 और सब क्लॉज 3 से आपको कनेक्ट करना ही होगा। प्लीज सी दैट साइड नाउ। सी, अगर आपको रूल 8 का समझ में आ गया, अब रूल 8 में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डील विद द प्रोसीजर व्हेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड। नाउ एप्लीकेशन कौन सी है आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब रूल 7(3) से कनेक्ट कीजिए। यू सी दिस, रूल 3 में क्या था, रूल 3 में देयर वर 2 ऑप्शंस। प्लीज सी दिस राइट। रूल 3 में क्या था, ईदर अलाउ द कोर्ट शैल देन the court shall then either allow or refuse to allow the applicant to see as an indigent। 7(3) में court will have to decide either to allow or to refuse। if the court is going to allow, then we are going to read rule 8, rule 9A, 18 and 17। rule 8, 9A, 18, rule 17, these rules shall be read together as a when the court is going to admit your application। so please see this side, क्या करेंगे आप लोग, 8, 9A, 18 and 17। और जब मेंस में क्वेश्चन आप लिखेंगे तो मेंस में भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि when your application is going to be admitted, then ऐसा नहीं है कि रूल 8 के बाद 9 और इस तरीके से आप पढ़ेंगे। नो, 8, 9A, 18 एंड 17 को कोट करेंगे सीधा सीधा। एंड आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर बहुत कम स्कोप है केस लॉ का। अगर आप टेक्स्ट बुक उठाकर देखेंगे, यू विल गेट ओनली 1 or 2 केस लॉज हियर। तो डोंट वरी फॉर द केस लॉज। इतना लेंदी हो चुका है अपने आप में लेक्चर, इसमें आपको केस लॉ की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो नाउ गो टू रूल 8। व्हाट इट सेज, सी दिस नाउ, दिस इज रूल 8। व्हाट, प्लीज सी दिस, where the application is granted, it shall be numbered and registered and shall be deemed to be the plaintiff in the suit। तो ये जो लाइन है, deemed to be the plaintiff in the suit, it shall be deemed the plaintiff in the suit। मैं दोबारा पढ़ता हूं आपके लिए, देखिए, where the application is granted, it shall be numbered and registered। number 1 numbered, number 2 registered, and number 3 what will this, it shall be deemed to be the plaintiff in the suit। don't forget this। और यहाँ से प्लेन्स मिलेगा क्वेश्चन में आपको, यहाँ से see this now।
देखिए इस समय मैंने शुरू में बताया था आपको, when we were studying rule 2, याद है आपको रूल 2 में मैंने क्या कहा था? रूल 2 में थे, हमने क्या पढ़ा था? रूल 2 में पढ़ा था हमने कंटेंट्स, what shall be the contents of the application, and in that case one point was that it shall contain all the particulars of the plaint। बात समझ में आ रही है आशी? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? क्यों आरुषि समझ रही? तो ये बात समझने की कोशिश की, तो उसी एप्लीकेशन के कंटेंट में ऑलरेडी क्या था? प्लेंट के सभी कंटेंट्स थे ही थे। अब नाउ दैट एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड, इट मींस यू नीड नॉट टू प्रेजेंट द प्लेंट नाउ एट दिस स्टेज, बिकॉज आपने जो प्लेंट में कहना है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन का पार्ट बन चुका है। और यहीं से प्लेंट से क्वेश्चन आया था कि वंस इट इज एडमिटेड, वंस परमिशन इज ग्रांटेड, एप्लीकेशन इज ग्रांटेड, then that application shall be deemed to be the plaint in suit। अब उस एप्लीकेशन का स्टेटस क्या हो गया? प्लेंट का स्टेटस हो गया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो तीन बातें करनी पड़ेगी। पहली बात क्या हुई? आपको परमिशन मिल गई। परमिशन किसकी मिल गई? कि नाउ कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट यू आर द इंडिजेंट पर्सन एंड नाउ यू आर बीइंग परमिटेड टू सू एज इंडिजेंट पर्सन। ये आपको पता चल गया। कोर्ट ने कहा कि यस हम मानते हैं कि आप निर्धन व्यक्ति हो और आपको यह अनुमति दी जाती है कि आप एक निर्धन व्यक्ति के रूप में सूट ला सकते हो एज पर ऑर्डर 33। ये कहां से गया? कोर्ट ने ये आपको ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने आपको परमिट कर दिया। उसके बाद का प्रोसीजर क्या होगा? नंबर 1, आपकी एप्लीकेशन को नंबर किया जाएगा, उस पर कोई नंबर फिक्स किया जाएगा। नंबर 2, उसको रजिस्टर्ड करा जाएगा, रजिस्टर में उसको अंकित किया जाएगा। एंड नंबर 3 पॉइंट क्या याद करना है आप लोगों ने? उस एप्लीकेशन का स्टेटस वही हो जाएगा जैसा कि ऑर्डिनरी सूट में एक प्लेंट का होता है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए प्लीज रीड द स्लाइड। And the suit shall proceed in other respects as a suit instituted in the ordinary manner। Please highlight this, your bracket like this, in the ordinary manner। समझिए इस बात को क्या है। See the slides। दोबारा पढ़ाता हूं आपको, देखिए। And the suit shall proceed in all other respects। अब सूट कैसे प्रोसीड करेगा? सभी अदर एस्पेक्ट्स में एज ए सूट इंस्टीट्यूटेड इन दी ऑर्डिनरी मैनर। जिस प्रकार से सामान्य रूप से कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है उसी प्रकार से ये सूट अब आगे बढ़ेगा। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी सूट अंडर ऑर्डर 33 एंड दी ऑर्डिनरी सूट नाउ। प्लीज सी दिस साइड डाउन। देखिए ये लाइन आपने पढ़ ली, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं कि वंस इट इज ग्रांटेड, परमिशन इज ग्रांटेड, नाउ जो स्पेशल प्रोसीजर वाली बात थी वो खत्म हो गई। यहां पर स्पेशल प्रोसीजर वाली बात खत्म हो गई। अब यहां पर ये क्या थी? अभी तक आपको एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी पड़ी, उसको प्रेजेंट करना पड़ा, एज पर रूल 3 प्रेजेंट करना पड़ा, उसमें इंक्वायरी हुई। तो ये ऑर्डिनरी सूट में नहीं होता है। ऑर्डिनरी सूट से ये अलग प्रोसीजर था। तो जो स्पेशल प्रोसीजर वाली बात थी वो जा चुकी है। अब दैट हैज गॉन, स्पेशल एलिमेंट ऑफ द इंडिजेंट सूट हैज गॉन। नाउ इट हैज बिकम ए ऑर्डिनरी सूट वंस द परमिशन इज ग्रांटेड। तो डोंट forget this point, because this point is again very important for your prelims। what is the status after this and how the suit proceeds thereafter after the getting the permission। it proceeds in the ordinary manner। जिस तरीके से एक ordinary सूट चलता है वैसे के वैसे ही ये सूट आके प्रोसीड होगा। नहीं है समझ में आपको? देखिए समझिए कैसे। you are the person who is indigent। आप निर्धन व्यक्ति के रूप में अपना सूट लेकर आना चाहते हैं अंडर ऑर्डर 33 एंड यू आर द ऑर्डिनरी पर्सन। यू डोंट नीड टू गो फॉर द ऑर्डर 33। तो यू आर ब्रिंगिंग एन ऑर्डिनरी सूट अगेंस्ट मी एंड you want to sue me, you want to bring a suit against me as an indigent person। Got it? अब समझिए क्या है। आपके प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा ऑर्डर 33 को। यू विल हैव टू फॉलो व्हाट? ऑर्डर 33 एंड यू विल हैव टू फॉलो द ऑर्डिनरी प्रोसीजर, राइट? दैट यू विल हैव टू ड्राफ्ट दैट that the pleadings as per the order 6, then plaint order 7 contents when, then parties 1, 2, you know it very well, all the orders will be applicable as in case of ordinary suit। but what is the special in you? You will have to draft an application as we have discussed। you will have to seek the permission from the court। you will have to draft the application in proper form as per rule 2, otherwise your application may be rejected। you will have to present in person or through agent after application as per rule 3। there can be examination as per rule 4। your application may be rejected, there may be inquiry and there may be no evidence as per rule 6 and 7। हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो ये इनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा इसको।
है ना। लास्ट में जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, परमिशन ग्रांट हो गई, तो आपके सूट में और इनके सूट में अब डिफरेंस खत्म हो चुका। नाउ दोनों का सूट ऐसा हो गया जैसे कि ऑर्डिनरी सूट है। अब आपका सूट भी ऐसे निर्धन व्यक्ति हो लाए हो भले ही आप, और आप एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में लाए हैं, आप दोनों के सूट को सेम तरीके से वो कोर्ट प्रोसीड करेगा और वो सारे रूल सीपीसी के उस पर लागू हो जाएंगे जो सारे एक किसी ऑर्डिनरी सूट पर लागू होते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। प्लीज गो टू द लैंग्वेज, सी दिस। The suit and the suit proceed in all other respects as a suit instituted in the ordinary manner. Got it or not? अब आगे पढ़ते हैं। Except that the plaintiff shall not be liable to pay any court fees, number 1, नंबर 2 और फीस पेबल फॉर द सर्विस ऑफ प्रोसेस। इतना ही समझ लिए, नंबर 2 हो गया। देखिए साइड अंतर क्या रहेगा, बस कि इतना अंतर रहेगा कि इन दिस केस यू प्लेंटिफ विल नॉट हैव टू पे दी कोर्ट फीस और दी प्रोसेस फीस। प्रोसेस फीस से इनको मुक्ति मिल गई, कोर्ट फीस से इनको मुक्ति मिल गई, क्योंकि इसी के लिए ये आए थे। इन्होंने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया ऑर्डर 33 का इसी एग्जाम्पशन के लिए आया था, तो वो एग्जाम्पशन इनको मिल गई है। नाउ ही विल नॉट हैव टू pay the court fees, he will not have to pay the process fees, and then ये suit will proceed in the ordinary way। समझ में आता है आपको। Now इस केस में क्या हो सकता है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी हो सकता है कि because he is suing as an ordinary person, तो कोर्ट हैज ग्रांटेड यू परमिशन टू sue without the court fees, requisite court fees। Now what about the pleader? ये भी हो सकता है कि बेचारा इतना गरीब हो कि प्लीडर को भी नियुक्त नहीं कर पा रहा अपने लिए, ही इज नॉट एबल टू अपॉइंट प्लीडर। देन देयर इज ए प्रोविजन अंडर रूल 9A रेड विद रूल 18। यू विल हैव टू, इनको बहुत कंसाइज पढ़ना है, केवल नंबर याद रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की इनको जरूरत नहीं है। रूल 9A एंड 18 दीज आर डीलिंग विद द फ्री लीगल एड और असाइनमेंट ऑफ द प्लीडर टू द इंडिजेंट पर्सन। देखिए क्या है, पढ़ लीजिए इसको एक बार। Court may assign a pleader to an indigent person if he is not represented by a pleader. If the indigent person is not represented by the pleader, then court can assign him a pleader. Please go to the rule 9A now. Please go to slide. This is slide. And now please read it. This is what? Rule 9A. Court to assign a pleader to an unrepresented indigent person, and this is the question of your prelims exam, which rules provide that court can assign a pleader to the unrepresented indigent person। 9A is the answer, और ये आपके prelims में आ सकते हैं, तो don't forget this। The marginal note of section 9A itself is very important to you। कर लेंगे आप लोग। अब इसकी लैंग्वेज पर आ जाइए, पढ़ लेते हैं एक बार को। Where a person, कौन सा व्यक्ति, who is permitted to sue as an indigent person, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? where a person who is permitted to sue as an indigent person, ऐसा व्यक्ति जिसको कि निर्धन व्यक्ति के रूप में सू करने की परमिशन मिल चुकी है। Such person is not represented by a pleader। This is the situation, and this is the consequence। Then court may, this is discretion of the court, if the circumstances of the case so require, assign a pleader means एक प्लीडर को नियुक्त कर सकती है कोर्ट। ऐसी स्थिति में कोर्ट एक प्लीडर को नियुक्त कर सकती है। प्लीज सी दिस साइड नाउ। सी व्हाट इज दिस नाउ? Now this is a situation। पहली लाइन में क्या है? सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है कि when the person to whom permission has been given to sue an indigent person, ऐसे व्यक्ति जिसको निर्धन व्यक्ति के रूप में सू करने की परमिशन मिल चुकी है, अगर वो व्यक्ति प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो क्या सिचुएशन है? द इंडिजेंट पर्सन इज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लीडर, देन व्हाट कैन बी द रेमेडी बिफोर विद द कोर्ट? कोर्ट मे असाइन हिम ए प्लीडर फॉर हिम। सिंपल सी बात है, प्लीडर नहीं है आपके पास, कोर्ट आपको नियत कर देगी एक प्लीडर को। दैट्स इट। नाउ इसके बारे में एक छोटा सा प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट पार्ट से। प्लीज सी दिस।
high court may make rules providing for the mode of selecting pleaders, ऐसे pleader को select कैसे किया जाएगा, and the facilities to be provided to such pleaders by the court, ऐसे pleaders का selection का mode क्या होगा और क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलेंगी, इसके बारे में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। द हाई कोर्ट में मेक रूल्स प्रोवाइडिंग फॉर द मोड ऑफ सेलेक्टिंग प्लीडर्स एंड ऑल्सो फॉर द फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू सच प्लीडर्स। लेकिन क्वेश्चन कहां से बनेगा आपका, हाई कोर्ट से बनेगा। और कहां से बनेगा, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डोंट फॉरगेट दिस, previous approval of the state government, previous approval of the state government. Who can make rules? High court with previous approval of the state government. Who can make rules? High court with the previous approval of the state government. Which rules? Rules for the selection of the pleaders. कौन सा pleader? Which is to be assigned to the indigent person. समझे नहीं समझे आप लोग? आप समझिए, इधर आइए, this side समझे आप लोग। इस तरीके से रिपीटेडली रटना चाहिए आपको, क्योंकि यहां से छोटे छोटे बिंदुओं से क्वेश्चन आता है। मेंस में कैसे लिखेंगे इसको, मेंस में आपको हाई कोर्ट की रूल मेकिंग पावर के बारे में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन हाउ एन इंडिजेंट पर्सन कैन सू। वहां पे क्या क्या कंडीशन है, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पूछा जाएगा आपसे, एक निर्धन व्यक्ति किस प्रकार से वाद ला सकता है, हाउ एन इंडियन पर्सन कैन सू। ऐसी स्थिति में आपको इतनी माइन्यूट डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, जो मैंने डायरेक्ट पढ़वाया आप लोगों को। वहां पर सिर्फ इतना लिखेगा, इन द केस द प्लीडर, इन द केस द इंडिजेंट पर्सन इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर, देन कोर्ट में असाइन हिम द प्लीडर, दैट्स इट। अब उसके बारे में रूल मेकिंग पावर, हाई कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, वो मेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों पढ़वा रहा हूं मैं, प्रीकम मेंस के पॉइंट से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें आपको दो क्वेश्चन प्रीलिम्स के पता होने चाहिए। प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हु इज द रूल मेकिंग पावर अथॉरिटी इन दिस केस, हाई कोर्ट इज द रूल मेकिंग अथॉरिटी विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। हाई कोर्ट में एक रूल किस लिए बना रही है, सिलेक्शन ऑफ प्लीडर्स कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्लीडर्स क्या होगा, व्हाट आर द फैसिलिटीज, फैसिलिटीज क्या होंगी, पैसा कितना दिया जाएगा उनको, पर अपेरेंस देंगे, टोटल फीस देंगे, क्या होगा। तो ये सारी पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है। लेकिन यह है कि कौन इसको कर रहा था, ये पढ़ लीजिए, देखिए ये थी लाइन, ये कब प्लीडर दिया जा रहा है, व्हेन द पर्सन टू हुम परमिशन हैज बीन ग्रांटेड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर। समझ में आता है आपको। तो यहां पर हमने इंडिजेंट व्यक्ति की हेल्प फिर दोबारा कर दी यहां पर ये, और इसी से 9A से कनेक्टेड एक रूल और है, दैट इज व्हाट, रूल 18। वो आपको इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि भूलना नहीं चाहिए। उसमें वी आर डीलिंग विद द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द इंडिजेंट पर्संस। अगर क्वेश्चन यहां से आ जाए कि ये फ्री लीगल एड की सर्विस देने की शक्ति किसके पास है, पावर गवर्नमेंट किसके पास है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट कौन से रूल में है, तो वो है रूल 18 में। एक बार हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, इतनी हेडिंग से भी काम चल जाएगा आपका। तो आपको मेंस में कैसे लिखेंगे, रूल 9A रेड विद रूल 18 प्रोवाइड्स फॉर द फ्री लीगल एड सर्विसेज टू द पर्सन इंडिजेंट एज वेल। बात समझ में आ रही है, पढ़ लीजिए एक बार जरा क्या है, प्लीज सी दिस स्लाइड। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर, यानी कि 9A हो गया, समझे नहीं समझे आप, यानी कि रूल मेकिंग पावर कहां चलेगी, हाई कोर्ट वाली। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक सच सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एज इट थिंक्स फिट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू दोज हु हैव बीन परमिटेड टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। एक व्यक्ति जिसको इंडिजेंट मान लिया है कोर्ट ने, उसको अगर फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, देखिए वहां पर क्या था, इसमें आप अंतर समझ लीजिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इन दिस केस 9A में क्या था, टू अनरिप्रेजेंटेड इंडिजेंट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिजेंट है, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द प्लीडर है, देन कोर्ट में असाइन हिम प्लीडर। यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहां आप समझ रहे हैं आप, 18 में और 9A में, 18 में फ्री लीगल एड की बात कर रहे हैं। दोबारा पढ़ लीजिए, देखिए 18, दिस इज व्हाट, फ्री लीगल एड, रेड कलर से देखो आप, भूलो ना कभी भी, दिस इज प्रीलिम्स। पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडिजेंट पर्संस, कौन से रूल में है, दिस इज रूल 18, भूलेंगे तो नहीं आप लोग अभी, दिस इज P फॉर प्रीलिम्स। क्वेश्चन यहां से आएगा, विच रूल्स प्रोवाइड फॉर द फ्री लीगल सर्विसेज टू द इंडिजेंट पर्संस, दिस इज रूल 18 ऑर्डर 33।
3 डोंट फॉरगेट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, रटना पड़ेगा आपको। ऐसे जहां जहां से मैं बताता हूँ ना आप लोगों को छोटी छोटी बातें, यहां से होना ही चाहिए। आपको एक टेबल में एक नोट्स बना लेना चाहिए कि जो ऐसे ऐसे रूल्स आ रहे हैं, नॉट ऑल द रूल्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। तो जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे तो उन जो आपके वन लाइनर नोट्स होंगे इस तरीके के, उनको आप रिवाइज करते रहना, रिवाइज करके जाना वहां पर। तो आप समझे 9A का कंपैरिजन दोबारा पढ़ाता हूं, देखो आप भूलेंगे आप फिर वरना। देखिए 9A में क्या है, दिस इज 9A, व्हाट इज दिस, व्हेन 9A कम्स इनटू प्ले, वेयर ए पर्सन Where a person who is permitted to sue as an indigent person, ऐसा व्यक्ति जिसको कि निर्धन व्यक्ति के रूप में सू करने की परमिशन मिल चुकी है, जिसको ऐसी अनुमति मिल चुकी है, ऐसा व्यक्ति इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लीडर, वो प्लीडर के द्वारा रिप्रेजेंटेड नहीं है, उसका कोई प्लीडर नहीं है, उसके पास कोई वकील नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन है देन कोर्ट में, अगर ऐसा चाहे तब कोर्ट में, if the circumstances of the case so requires, it means यदि उस वाद के तथ्य, उसके circumstances ऐसा उनके मध्य रखते हुए ऐसा आवश्यक हो, तब assign a pleader, एक प्लीडर को नियुक्त कर दिया जाएगा। assign a pleader to him, यहाँ पर ये अभी ये बात नहीं आई है कि उसकी कोर्ट फीस जाएगी, उसकी फीस, प्लीडर की फीस वो क्या बात होगी। दिस इज नॉट फॉर फ्री लीगल एड, इट इज नॉट स्पेसिफाइड हेयर। आपको बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए आगे क्या था इसमें, हाई कोर्ट में एक रूल्स, यह मैं इसको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं 18 से कनेक्ट कर रहा हूं इसको। अब 18 में क्या है, 18 में दिस इज रूल 18 इज डीलिंग विद व्हाट, फ्री लीगल एड पावर किसके पास है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट है। रूल 18 P4 प्रीलिम्स रिवीजन करा रहा हूं, ये समझ लीजिए। दिस इज व्हाट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर। कौन सी गवर्नमेंट, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। भैया इसको भूलना मत, बार बार कह रहा हूं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही पास पावर है ये। मे मेक सच सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एज इट थिंक्स फिट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू दोज हु हैव बीन परमिटेड टू सू एज इंडिजेंट पर्सन। मैं क्यों पढ़वाता हूं बार बार आपको इस तरीके से, क्योंकि सही माने मुझे आप पे भरोसा नहीं है कि आप मेरे नोट्स को द्वारा पढ़ेंगे, आपको लगेगा बस हो गया काम। तो मैं सोचता हूं कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इसको घुसा दूं किसी भी तरीके से, ताकि कम से कम इतना तो याद रह ही जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस हाई कोर्ट इसको छोड़ दीजिए, बाकी और कुछ नहीं करना है इसमें आपने। अब आ जाइए 17 पर, प्लीज सी दिस साइड नाउ। तो इतना देखने के बाद 9A और 18, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूल 8 पढ़ा, रूल 9A एंड देन हमने पढ़ा रूल 18। नाउ कम टू दी, भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि आप निर्धन व्यक्ति हैं, रूल ऑर्डर 33 के रूप में ले आए, तो भैया हमें डिफेंडेंट बना दिए हो, तो हम कौन सा बहुत अमीर आदमी है, हम भी तो निर्धन व्यक्ति हैं, हम कहां से डिफेंड करेंगे। अब हमारे लिए क्या रूल है, अभी तक जहां तक आप देखते हो प्लेंटिफ प्लेंटिफ प्लेंटिफ, ओनली प्लेंटिफ कैन सू एज इंडिजेंट, प्लेंटिफ कैन डू दिस, प्लेंटिफ। भैया डिफेंडेंट कहां गया, वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो भारत का नागरिक है। उसके लिए क्या है, वेयर आर द प्रोविजंस फॉर द डिफेंडेंट टू सू एज इंडियन प्रोविजन, एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल 17। फॉरगेट दिस रूल ओनली एट द रिस्क ऑफ फेलिंग द एग्जाम, आई एम टेलिंग यू। इस रूल को तभी भूलना आप जब आप ये जानते हो कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, फेल हो जाएंगे तो पंचवर्षीय योजना है हमारी, पहले साल में नहीं, दूसरे साल में, चौथे साल में कभी बन जाएंगे, है कि नहीं है। और पंचवर्षीय योजना जो सोचता है वो 10 वर्षीय में चला जाता है, ध्यान रखना। इसलिए डोंट प्लान फॉर 5 years, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन के सोचना है आप लोगों ने। तो रूल 17 फॉर द डिफेंडेंट, सही है। अब पढ़िए इसकी हेडिंग को, सी दिस। ए डिफेंडेंट, कौन, ए डिफेंडेंट कैन ऑल्सो प्लीड व्हाट, सेट ऑफ और द काउंटर क्लेम एज एन इंडिजेंट पर्सन। समझे कौन सा रूल है ये, रूल 17 है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं ढंग से, देखिए दिस इज रूल 17, इसकी ये हेडिंग है रूल 17, डिफेंस बाय एन इंडिजेंट पर्सन। कि गरीब निर्धन व्यक्ति कैसे डिफेंड करेगा अपने आप को, और ये रहा आपके लिए, एनी डिफेंडेंट, समझे, एनी डिफेंडेंट हु डिजायर्स टू प्लीड ए सेट ऑफ और काउंटर क्लेम may be allowed to set up such claim as an indigent person।
तो ए डिफेंडेंट, अगर आप सेट ऑफ लाना चाहते हैं, आप काउंटर क्लेम कर चुके हैं। अब ये सेट ऑफ और काउंटर क्लेम हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रूल ऑर्डर 8 में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज सेट ऑफ, व्हाट इज काउंटर क्लेम, वी हैव डन दिस। Now if you want, as a defendant, if you want to bring set off, if you want to bring counter claim, then you can do so as an indigent under rule 17. This is rule 17. Don't forget this P for claims again. ठीक है, बस इससे आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेते हैं फिर भी। देखिए, and the rules contained in this order shall so far may be applied to him एज इफ, देखो लैंग्वेज को पकड़ना सीखिए, एज इफ जैसे कि, ही वर प्लेंटिव जैसे कि वो प्लेंटिव होता, एंड हिज रिटन स्टेटमेंट वर ए प्लेंट, उसका रिटन स्टेटमेंट जैसे कि प्लेंट होता। इसको समझिए दिस साइड। देखिए डिफेंडेंट की बात कर रहे हैं हम, डिफेंडेंट क्या चाहता है, डिफेंडेंट वांट्स टू प्लीड सेट ऑफ और डिफेंडेंट वांट्स टू प्लीड काउंटर क्लेम, बट ही इज आल्सो एन इंडिजेंट पर्सन, देन व्हाट आर द रूल्स फॉर दैट। क्या उसके लिए हम लोग अलग रूल, अलग ऑर्डर बनाए? नो, ये कह रहे हैं सिर्फ रूल 17, बिकॉज ऑफ द रूल 17 एंटायर ऑर्डर 33 हैज बीन मेड एप्लीकेबल इन दैट केस। यू विल, एज पर ऑर्डर 17, यू विल ट्रीट व्हाट, यू विल ट्रीट डिफेंडेंट हु इज प्लीडिंग सेट ऑफ और काउंटर क्लेम एज द प्लेंटिफ। तो जितने भी रूल्स हैं आपके, डिटर्मिनेशन ऑफ द इंडिजेंट पर्सन, रूल 1 एक्सप्लेनेशन, वो सब कवर हो जाएंगे। हाउ विल इट, हाउ व्हाट शैल बी द कंटेंट्स, रूल 2, रूल 3, रूल 4, 5, ऑल द रूल्स जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो सारे एक टोटो डिफेंडेंट पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लाइन। प्लीज सी दिस लाइन अगेन, सी दिस। उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, रेड लाइन पढ़ लीजिए, एज इफ ही वर प्लेंटिव, जैसे कि वो प्लेंटिव होता, उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा। देखिए क्या लाइन है, दोबारा पढ़िए, अंग्रेजी में पढ़ ले भैया अच्छी तरीके से। एंड द रूल्स कंटेन्ड इन दिस ऑर्डर, यानी कि ये इस लाइन को छोड़िए, इसका मतलब 33, ऑर्डर 33 के अंतर्गत जितने भी रूल्स आते हैं, शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू, वो सभी रूल्स पर अप्लाई हो जाएंगे। ऑर्डर 33 के सभी रूल्स उस पर अप्लाई हो जाएंगे। कैसे? जैसे कि एज इफ, जैसे कि ही वर ए प्लेंटिफ, जैसे कि वो प्लेंटिफ होता। समझ में आई बात आपको? नहीं, जैसे वो प्लेंटिफ होता वैसे उस पर सभी रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। एंड हिज रिटन स्टेटमेंट वर ए प्लेंट, और उसका जो रिटन स्टेटमेंट है जैसे कि वो प्लेंट होता, उस तरीके से उस पर सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, रूल 17 की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी। दिस इज द ओनली वन रूल, एंड बिकॉज ऑफ दिस सिंगल रूल whole of the order 33 is made applicable upon the defendant who is wishing, who is trying, who wants to plead his set off or the counter claim. Plaint, his written statement will be treated as plaint. He defendant, the rules will be applicable as are in case of plaintiff. So I suppose this is understood, well understood by you now. तो this we have done rule 8, 9A, 18 and 17. अब देखो हमने कहां से शुरुआत की थी, दिस वाज द लाइन, इनिशियल लाइन क्या थी, ये थी, है ना, कि ये देखिए थी, सी दिस रूल 7.3, द कोर्ट शैल देन ईदर अलाउ और रिफ्यूज टू अलाउ। तो वी हैव सीन द इन दिस केस ऑफ व्हेन द कोर्ट अलाउज अस, जब हमें कोर्ट अलाउ करती है, लेकिन व्हाट अबाउट व्हेन द एप्लीकेशन इज रिफ्यूज, जब एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। समझे आप लोग? अब तक हमने क्या पढ़ लिया, जब आपकी, जब अच्छा था सब कुछ, जब क्या था अच्छा आपके लिए, आपने एक एप्लीकेशन दी, आज उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया गया, उस एप्लीकेशन को परमिट कर दिया गया, तो आप बढ़ गए 8, 9A, 18 एंड रूल 17 पे बढ़ गए। लेकिन भैया क्या इसका उल्टा भी तो हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? क्या आप ऑर्डिनरी तरीके से फिर विद ऑर्डिनरी वे सूट ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, अभी तक जो आपने पूरा रायता फैलाया है, व्हाटएवर यू हैव, यू नो, रायता फैलाना आम बात समझा रहा हूं आपको, कि अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं इन डिफेंडिंग योर एप्लीकेशन, इन डिफेंडिंग योर इंक्वायरी, किसके खर्चा हुआ होगा? डिफेंड अपोजिट पार्टी का खर्चा हुआ होगा। किसका खर्चा हुआ होगा? गवर्नमेंट बिल्डर का खर्चा हुआ होगा। तो उन खर्चों का भी क्या होगा? आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, अब उसके आगे क्या होगा? रिजेक्ट हो गई तो क्या आप ऑर्डिनरी सूट ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? इसी की बात हम करेंगे अब अगले उसमें। एंड नाउ गो टू
नेक्स्ट पार्ट, प्लीज कम टू द स्लाइड नाउ। तो इसकी बात हम करेंगे नाउ रूल 15 एंड 15A में, लेकिन 15A और 15A पे जाने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं दैट इज बेस्ड ऑन द रूल 18 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। अभी आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं, फिर हम मूव करेंगे 15 एंड 15A में। प्लीज सी द स्लाइड नाउ। दिस इज अंडर विच सेक्शन order of the CPC provision is made to provide free legal services। ध्यान कर रहे हैं, फ्री कहां पर मिल रहा है? You become free at 18, आप 18 वर्ष की उम्र में जाकर के फ्री हो जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप। फ्री लीगल सर्विसेज टू इंडिजेंट पर्संस कौन सा है? ऑर्डर 33 रूल 18 एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज 2010। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कितना जरूरी था रूल 18 जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी है। अब हम लोग आते हैं रूल 15 एंड 15A पे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आई नो दिस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जज बनने के लिए? अपने से पूछना बस कि क्यों आप इर्रेगुलर हो जाते हो। आपकी हेल्प भगवान भी तभी करेगा जब आप खुद अपनी हेल्प करना चाहेंगे। तो बस लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए। बस यकीन मानो आप 100% एक दिन जज बनोगे। यू कैन बिकम जज, बस आपको लगातार पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू, अलविदा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ही। अभी शुरू करो दूसरा वीडियो, ज्यादा आलस्य नहीं करना हमने।